सर आज तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो बताएं सर कि क्या है एक्साइटमेंट। आज हम लोग सर मिलने वाले हैं अपने जो बच्चे उत्कर्ष क्लासेस से जेईई एडवांस में क्वालिफाई हुए हैं उन बच्चों से एक मीटिंग के थ्रू उनके एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उनके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी उनको समस्याएं हैं वो सारी उनसे लेने वाले हैं। बिल्कुल सर, और जूम मीट है तो मतलब उनके चेहरे भी दिखेंगे। क्लासरूम वाले बच्चों से तो मिलना होता ही था, पर जो ऐप के थ्रू पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, आज उन बच्चों से भी रूबरू मिलने का मौका मिलेगा। जैसे सर ने कहा उनको कोई समस्याएं आ रही हैं काउंसलिंग में, क्योंकि जेईई एडवांस के बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि काउंसलिंग में किस तरह से हमें लिस्ट भरनी है, किस तरह से वो सारा फिल करना है। तो वो और दूसरे बच्चों के लिए क्या लेसन्स हैं सर, जिससे वो भी आप ही की राह पर चलकर जेईई एडवांस क्लियर कर पाए, तो वो भी इन बच्चों से आज पता करने को मिलेगा। तो खूब मज़ा आने वाला है सर इस सेशन में। बिल्कुल। सभी बच्चों से हम चाहेंगे कि बात करें और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सभी के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपकी कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आप कुछ जानना चाह रहे हो तो आप उसके बारे में क्वेश्चन हम लोगों से कर सकते हैं। अनम्यूट होके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। सर काउंसलिंग का ऑर्डर कैसे मैं मेंटेन करें वैसे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, और ये सभी के मन में जिज्ञासा है कि भाई किस तरह से भरना है, क्या करना है। क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि अब इतने सारे आईआईटीज़ हैं और इतनी सारी ब्रांचेज हो गई हैं, तो समझ ही नहीं आता कि किस ऑर्डर में या कैसे प्रोसीड करें। तो डेफिनेटली बेटा, जब आपकी तैयारी में उत्कर्ष क्लासेस साथ था, आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने में उत्कर्ष क्लासेस आपके साथ था, तो डेफिनेटली काउंसलिंग में मदद करने के लिए भी हम आपके साथ रहेंगे। और यहाँ पे अब डिटेल तो हम लोग नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा और कम्बरसम चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली एक प्रायोरिटी ऑर्डर का आइडिया आपको मिल जाएगा और हम देखते हैं किस तरह वो आपसे शेयर हो जाए, तो जिससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि भई हमें किस प्रायोरिटी ऑर्डर में भरनी चाहिए। हालांकि ब्रांचेस का ऑर्डर तो पर्सनल रहता है कि भाई मुझे ये ब्रांच पसंद है या ये नहीं, पर जो ब्रांच पसंद है भी तो उसके लिए कौन से कॉलेजेस सबसे पहले भरने हैं, कौन से उसके बाद और कौन से लास्ट में, वो आपको पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर से पता चल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ है कि भाई मुझे कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है जो बेस्ट मुझे मिल पाए मेरी रैंक पे, तो डेफिनेटली वो प्रायोरिटी ऑर्डर आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से हमें भरना है। भरते समय बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। कई बार बच्चों को लगता है कि ये ब्रांच मुझे नहीं मिल पा रही है तो वो उसे भरते ही नहीं है कि जब मिलेगी नहीं तो भरने से क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको सीक्वेंस में प्रायोरिटी में भरते जाना है। नहीं मिलेगी वो आईआईटी खुद देख लेगा, आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर भरते रहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों जो बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना, अगर आपने प्रायोरिटी में कोई ब्रांच नीचे भर दी कि भाई ये तो शायद मिलेगी नहीं, चलो बाद में भर देता हूँ, और ऊपर ऐसी भर दी जो नीचे की ब्रांच है, नीचे का रैंक है, नीचे का कॉलेज है और वो आपको अवेलेबल है, तो उसके नीचे एक भी ब्रांच या कॉलेज नहीं देखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 8th नंबर पे आपने वो ब्रांच भर दी है जो बहुत नीचे मिल सकती है, आपकी रैंक से भी नीचे मिल सकती है, और 10th पे आपने वो भरी है जो आपकी रैंक पे शायद मिले, बाद में ना मिले, आपको 8th वाली ही अलॉट हो जाएगी। फर्स्ट अवेलेबल जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी आपकी रैंकिंग लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में। तो सबसे पहले वो भरनी है जो बेस्ट है, टॉप रैंक्ड है। जो मिले या ना मिले, मतलब शायद ना ही मिले कोई बात नहीं, पर सबसे पहले वही भरनी होती है। जो मिल सकती है उसको थोड़ा नीचे भरना है। तो इसी को पूरा प्रोसेस के लिए उत्कर्ष क्लासेस आपके साथ है और आपको ये लिस्ट हम जल्दी ही अवेलेबल करवा देंगे कि किस ऑर्डर में आप भरें, ताकि ये कन्फ्यूजन न रहे और अच्छे से क्लियर रहे। उसमें थोड़ा सा आप ट्वीक कर लेंगे कि भाई मुझे ये ब्रांच या ये थोड़ा बेहतर लग रहा है या ये ज़्यादा पसंद है, उस हिसाब से भर सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस नहीं भी मिल रही है, फिर भी आप कंप्यूटर साइंस जो है ऊपर उनकी रख सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, देखो कोई परफेक्ट सीक्वेंस तो वैसे हो नहीं सकती, हर बच्चे के लिए सीक्वेंस अलग अलग होगी। तो उसका बेस्ट तरीका है आप जोसा की वेबसाइट पे जाइए, लास्ट ईयर का आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, आपकी जो भी कैटेगरी की रेस्पेक्टिव क्लोजिंग रैंक है, उस क्लोजिंग रैंक पे आपको क्या मिला है उसकी एक 50-60 ऑप्शंस आप लोग बना दीजिए, 100 ऑप्शंस बना दीजिए। अब उस 100 ऑप्शंस में आपको कौन कौन से समझ में आ रहे हैं, आपके इंटरेस्ट के फील्ड कौन कौन से हैं, उसमें आपकी कौन सी आईआईटी अच्छी मिल रही है, कौन सी एनआईटी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा
ये जेई मेन और जेई एडवांस की काउंसलिंग साथ में हो रही है, यानी आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईज, जीएफटीआईज सारे ऑप्शन मिक्सअप करके पढ़ने। अगर आपकी रैंक नीचे है, आपकी रैंक ऊपर है तो आईआईटी के ऑप्शन ज्यादा भरिए। आपकी रैंक अगर जेई मेन में अच्छी है तो आप एनआईटी के ऑप्शन उस समय उस स्लॉट में ज्यादा भरिए, जिसके मिलने के आपके चांस ज्यादा है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वो सीक्वेंस जो आपको आपकी रैंक की क्लोजिंग रैंक के आसपास है, उस रैंक को आपको अच्छे से मतलब सोच विचार के, अभी मॉक में चलेगा, मॉक में आपको एक अलॉट भी होगी, उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो, बट उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान से बढ़ना है। उसके बाद आपको स्लाइड, फ्लॉट और फ्रिज के ऑप्शंस आएंगे, तो वो तो खैर एक लंबा पूरा प्रोसीजर है। आपके जो भी डाउट होंगे वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो सर उससे पहले मोहित सैनी के अपने डाउट क्लियर किया। आप वहां लॉक करें या ना करें, सर ने जो बात बताई इसको जरूर लॉक कर लें भाई। तो एक चीज और सर ने जैसे ये बताया, बहुत ही पते की बात बच्चों, कि आपकी जो लास्ट ईयर की आपकी रैंक पे लास्ट ईयर में क्या मिल रहा था उसके हिसाब से लें। पर अगर लास्ट ईयर की रैंक पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, थोड़ा ऊपर मिल रहा था, तो भी उदास होने की बात नहीं है। थोड़ा चेंजेस हर साल होते हैं। सीट्स भी बढ़ी है सर, कई सीट्स भी बढ़ी है, कई नई ब्रांचेस भी आ गई हैं, इंट्रोड्यूस हुई है आईआईटी। तो इसलिए भी आपकी रैंक से मैं तो कहूंगा 3-4 हजार रैंक ऊपर तक, बिल्कुल लो, ये बात 3-4 रैंक ऊपर तक भी जो ब्रांच है वो आपको इस बार मिल सकती है। बिल्कुल सही बात कही है सर ने। आपकी कैटेगरी रैंक भी अगर मान लो कुछ है तो आप 700-800 तो मान के चलिए कि उसके ऊपर तक आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि सीट बड़ी है, नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो वो आप मार्जिन देख के उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। तो विनोद और बादल कुछ बात करना चाह रहे थे, इनको अनम्यूट करें प्लीज। सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि आईआईटी खड़गपुर को माइनिंग बेटर रहेगा या फिर आईआईटी जोधपुर को मैकेनिकल? बेटा देखो, ये क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह की ब्रांचेज हैं, बहुत ही अलग तरह की ब्रांचेज हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पूछते तो मैं हेल्प भी कर सकता था, हेल्प तो हम इसमें भी करेंगे। माइनिंग बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है बेटा, उसके लिए आपका माइंडसेट भी बिल्कुल अलग चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनिंग का सोच रहे हो, ब्रांच खराब नहीं कह रहा हूँ मैं, पर माइनिंग का मतलब है कि आपकी आधी जिंदगी या लगभग पूरी जिंदगी माइंस के आसपास ही निकलेगी। बिल्कुल। और माइन बेटा शहर के बीच में तो होती नहीं है कि भाई मुंबई के बीच में कहीं माइन है, शहर से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर होती हैं, आइसोलेटेड जगह पे होती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दिस लाइफ स्टाइल, मुझे मज़ा आ रहा है काम में, तो ये मायने ही नहीं रखता कि आप कहाँ हो। पर अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, ये मैं पहले सोच लूँ कि भाई मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे होगी, तो मैं कहूँगा फिर माइनिंग नहीं, उससे बेटर ब्रांचेज। और मैकेनिकल डेफिनेटली बहुत बेटर ब्रांच है। अगर आपने खड़गपुर में और कोई भी ब्रांच का नाम लिया होता तो मैं बोलता जोधपुर नहीं, खड़गपुर, क्योंकि खड़गपुर इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कॉलेजेस आईआईटी में जो शुरू से पुराने हैं। पर माइनिंग ब्रांच है, इसलिए एक बार आपको ये सोच लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, माइनिंग में जाना है या नहीं जाना। बहुत सही बात कही। अगर विनोद आप उसका बोलते हैं केमिकल का, जैसे खड़गपुर में आपको केमिकल मिल रही है या सिविल मिल रही है या मतलब और तो खैर मैकेनिकल से ऊपर ही है सारी ब्रांचेस, हाँ ऐसी ब्रांच मिल रही है, तो सर बिल्कुल सही करें। हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं आईआईटी खड़गपुर, है ना। इवन आप मेटलर्जी का भी खड़गपुर से सोच सकते हैं। सुंदर पिचाई आपने नाम सुना होगा सर, गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने भी आईआईटी खड़गपुर मेटलर्जिकल साइंस से बीटेक कर रखी है। तो कुल मिला के आईआईटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। पर जैसा सर ने बोला कि माइनिंग आते ही थोड़ा सा क्या है कि हमें लग रहा है कि आईआईटी जोधपुर जो है, अदरवाइज तो देखो आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा माइनिंग हो गई, पेट्रोलियम ब्रांच हो गई, लगभग यही माइनिंग वाली बात ही पेट्रोलियम में भी है। तो इस तरह की जो ब्रांचेज हैं, इसमें आपको पहले एक बार सोच लेना है कि मेरी मानसिकता क्या है। अगर मैं खुश हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आईआईटी खड़गपुर से माइनिंग ले सकते हैं। पर अगर जो मैंने बता दिया है कि भाई मेन बात यह है कि वो ऑफ रूट ऑफ साइट ही होती हैं ये सब ब्रांचेज का काम, वो अगर आपको जमता है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आईआईटी खड़गपुर चूज करो। सर ये जो आईआईटी खड़गपुर में है ना, जो फैकल्टी भी पुरानी मिलेगी, तो वहाँ पर है ना जो अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है कॉलेज का भी, जबकि यहाँ पर आईआईटी जोधपुर में न्यू फैकल्टी है और अभी न्यू खुली है भी, अभी नई भी आईआईटी है, तो इस कारण से यहाँ पे उतना मतलब आईआईटी खड़गपुर का जितना है ना, जो मैं खुद को डेवलप नहीं कर सकता हूँ, मैकेनिकल में कर सकता हूँ, वैसे आईआईटी खड़गपुर में माइनिंग में भी ज्यादा कर सकता हूँ ना। बिल्कुल बेटा, ये आपकी बहुत ही अच्छी आपकी सोच और रिसर्च भी आपने जो की है बहुत ही काबिल तारीफ है। बस मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन
माइनिंग में आप जाने के बाद, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद आप बहुत दूसरी ब्रांचेज में स्विच नहीं कर पाओगे आगे जॉब में, जबकि मैकेनिकल तो अपने आप में ही अच्छी ब्रांच है। अगर बात आ जाती है कॉलेज और ब्रांच की, तो मैं कहूँगा कॉलेज को नहीं, ब्रांच को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ज़िंदगी भर काम आपको ब्रांच में करना है, कॉलेज में नहीं। कॉलेज में तो 4 साल निकालने हैं। पूरी ज़िंदगी माइनिंग में काम करना है या पूरी ज़िंदगी मैकेनिकल में काम करना है, तो यहाँ बेटा ब्रांच थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी में सोचनी पड़ती है। जैसा सर ने भी कहा कि केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल, ऐसी कोई ब्रांच होती, तो आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। उसमें सर इन बच्चों को ये फायदा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मेटलर्जी होती, केमिकल होती, तो ये बच्चे साथ में कोडिंग वगैरह करके और सीएस में भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। पर माइनिंग में तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये मान लो कि आपको डबल हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप साथ में कुछ करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम भी नहीं कर पाओगे दूसरी किसी ब्रांच। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा आप सोच के डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने केमिकल ले ली, अगर आप अच्छी आईआईटी में जाना चाह रहे हैं और आपने केमिकल ले ली है, मेटलर्जी ले ली है, तो आपको एक ऑप्शन रहता है कि आप साथ में जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप कोडिंग वगैरह साथ में सीख सकते हैं, उनके कोर्सेज कर सकते हैं अलग से, और आप कंप्यूटर की जो कंप्यूटर साइंस की जो सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज है उनके प्लेसमेंट्स में अपीयर हो सकते हैं। तो वो उन ब्रांचेस के लिए। बट माइनिंग के साथ थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा कि आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आगे जाके है ना, जो मैं आईएएस की तैयारी, यही मेरे पापा का सपना है, वो उस कारण से मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा। फिर तब सही रहेगा, या फिर मैं आप हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हो, जैसे एमबीए के अकॉर्डिंग? बेटा ये बात तो ठीक है कि आप आगे आईएएस का सोच रहे हो, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्लान बी, कि भाई अगर सपोज आईएएस में किसी भी कारण से नहीं जा पाए, तो क्या आप पूरी ज़िंदगी माइनिंग में जॉब करने को तैयार हो? अगर उत्तर हाँ है, डेफिनेटली गो फॉर आईआईटी खड़गपुर। पर अगर उत्तर है कि नहीं, सोचना पड़ेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा डू नॉट गो फॉर दैट। सर एक और डाउट है कि जैसे मुझे आईआईटी बीएचयू में मेटलर्जी मिल रहा है और आईआईटी जोधपुर में मैकेनिकल, तो मेटलर्जी में जाऊं या फिर मैकेनिकल में जोधपुर? ये तो जवाब सर ने पहले ही दे दिया है कि जो 3-4 नाम गिना दिए थे कि मेटलर्जिकल में, प्रोडक्शन में, सिविल में अगर मिल रहा है आईआईटी खड़गपुर, हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि भाई आंख बंद करके आईआईटी खड़गपुर चूज़ करो। वहाँ का माहौल बहुत अलग है। आपने खुद कहा कि जोधपुर नेक्स्ट ईयर में आता है, उस लेवल पे नहीं आता है, और ये फैक्ट है। तो खड़गपुर में अगर आपको मेटलर्जी तक भी मिल रहा है, मेरे नहीं खड़गपुर में नहीं, हाँ बीएचयू की बात कर रहा है। हाँ बेटा वही सेम बीएचयू के लिए, बीएचयू भी टॉप 5 हाँ है, बीएचयू के लिए भी यही है। आप बीएचयू में अगर केमिकल, मेटलर्जी ये ब्रांच मिल रही है, तो वो माइनिंग से ज्यादा बेटर है। टॉप 5 में बीएचयू भी आता है बेटा। हाँ। आईटी बीएचयू भी 5 जो सबसे पुरानी 5 आईआईटीज हैं उसमें बीएचयू का भी नाम है। वो सर मैंने उस पे देखा था एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो बीएचयू है ना जो रुड़की से नीचे आ रहा था, इस कारण से। नहीं बीएचयू तो खैर रैंकिंग तो क्या होता है बच्चा बेटे कि हर उसका क्राइटेरिया होता है, हर रैंकिंग का गवर्नमेंट अलग क्राइटेरिया से रैंकिंग करती है। कुछ सोसाइटीज़ होती है, इंटरनेशनल सोसाइटीज़ होती है, वो अलग क्राइटेरिया से रैंकिंग करती है। तो वो तो रैंकिंग का क्राइटेरिया अलग अलग है, उस रैंकिंग पे आप लोग मत जाइए। आप तो अपनी पुरानी आईआईटीज़ जो सर ने बताया, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, बीएचयू हो गया, यहाँ तक आप जा सकते हैं। आईएसएम धनबाद को चाहे आप नई के इक्वल मान लें, बीएचयू तक आप लोग जा सकते हैं। इन पुरानी आईआईटीज में जा सकते हैं आप लोग, और इसमें अगर नीचे की भी थोड़ी ब्रांच मिल रही है तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये रैंकिंग की बात सर ने बहुत ही अच्छी कही है। टॉप रैंक मेरे ख्याल से 50 में से 48 या 49 बच्चे कहाँ जाते हैं? बॉम्बे सीएस जाते हैं, पता है? रैंकिंग में वो फर्स्ट नहीं है सर। हाँ, रैंकिंग में आईआईटी मद्रास, चेन्नई फर्स्ट है, बॉम्बे नीचे आती है। बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे अब चेन्नई चले जाएं इस कंप्यूटर साइंस पढ़ने। सब बच्चे आईआईटी मुंबई में सीएस ही पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वो ये क्राइटेरिया अलग अलग हैं बेटा रैंकिंग के, और उसमें कुछ अपने हिसाब से सब लोग मोल्ड कर लेते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी रखें, अपनी रैंकिंग रखें, ना कि उस रैंकिंग को देख के चलें। बिल्कुल। थैंक यू सर। बादल भी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर ये बच्चों के, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था क्लास में, तो ये बच्चों के जवाब आते ही रहते थे, विनोद के, बादल के, इन सब के नाम तो याद बिल्कुल, ये तो बहुत एक्टिव बच्चे थे सर, सैनी बंधु। हाँ बेटा। सर तो उस भैया ने अभी कहा था कि यदि आईएएस में नहीं हो पाता है, उससे आपने कहा था
कि प्लान बी के बारे में सोचना है, तो सर माइनिंग से हमें प्लान बी टीचिंग भी तो हो सकता है। बेटा हो तो सकता है, पर प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ भी काम कर ही लेना है बस। प्लान बी का मतलब है उस काम में भी मैं खुश तो होना ही चाहिए ना, मुझे खुश तो रहना ही है ज़िंदगी भर, तभी मैं काम भी मज़े से कर पाऊँगा। प्लान बी मजबूरी का नाम नहीं है कि भाई ये कर तो सकता हूँ चलो कर लूँगा। कर लूँगा कितने साल चलेगा वो काम? तो कर लूँगा नहीं, जो करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है अगर माइनिंग लेना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ तो लो, अगर आईएएस ना भी बना माइनिंग में तो मैं बढ़िया मुकाम हासिल करूँगा क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है काम में। पर मैं ये सोच के माइनिंग या कोई और ब्रांच ले रहा हूँ कि भाई काम तो आईएएस का करना है ना, कोई बात नहीं, तो ये ठीक नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मेरी रैंक इस बार 1432 आई है, और सर मुझे इस रैंक पर कोई कॉलेज मिल सकता है, कोई ब्रांच मिल सकता है, या फिर मैं ड्रॉप लेकर अगले साल के लिए तैयारी करूँ? उसके लिए तो बेटा बेस्ट ऑप्शन है कि जैसा मैंने बताया ना, आप लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक है वो बहुत हेल्प करेगी। जैसे सर ने भी बताया कि उसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, कुछ सीट्स, कुछ जो मार्जिन है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक है वो आप देखें कि आपकी रैंक पर, आपकी क्लोजिंग रैंक पर कौन कौन सी आईआईटीज या कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको मिली है। उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सी कॉलेज मिल रही है, उसके आसपास की मिल रही है, तो उसमें आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। और अब तो आप जैसे सर ने बताया मेन का भी साथ में भर सकते हो बच्चों। ऐसा नहीं है कि बस आईआईटी ही अच्छे हैं, एनआईटीज भी बहुत ही अच्छे हैं और उनमें बहुत जेईई में अच्छा रैंक नहीं है। तो फिर आप एडवांस के लिए सोच सकते हो, जैसे सर ने कहा पहले आप मॉक में ये तो पता कर लो कि आपको क्या मिलने की संभावनाएं हैं, उसके बाद डिसीजन लो। और डेफिनेटली भाई आपका फ्रेशर ईयर है बेटा, ये 12th का साथ ही है ना, ये तो आपका क्या सर? 12th अभी 12th के साथ ही दिया है ना आपने तो जेईई? हाँ सर, अभी 12th के साथ दिया है आपसे ऑनलाइन टेस्ट लेके। मॉक के बाद आपको लगता है, या इनफैक्ट एक बार लिस्ट फाइनल होने के बाद आपको लगता है कि भाई मेरा पसंद का मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट ड्रॉप। अभी तो ये मत सोचो, अभी तो पहले अपना ध्यान से लिस्ट भरो, प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर, और उसमें क्या मिल रहा है उसके बाद फिर डिसाइड करो। सर पिछले साल तो सर 1432 तक कोई कॉलेज नहीं मिला था सर, 1000 पर ही बंद हो गया था। ठीक कहा आपने, लेकिन जैसा अभी हमने बात की कि अब हर साल काफ़ी बढ़ जाती हैं सीट्स और नई ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं, तो कई बच्चे उनमें ऑप्ट कर लेते हैं जो बीच की रैंक्स पे होते हैं, तो नीचे वाले रैंक्स के लिए ऊपर की रैंक्स वो अवेलेबल, ब्रांचेस अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये अभी नहीं डिसाइड हो सकता है जब तक आपका एक बार मॉक फाइनल ना हो जाए। बिल्कुल, 2 राउंड जो मॉक के होने वाले हैं सर, 18 को और 20 को, तो आप मॉक राउंड के लिए अपीयर होइए। मॉक से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, या नहीं भी मिल रहा है, वो सारा आइडिया हो जाएगा। सर मैं राजस्थान से हूँ सर, क्या मुझे आईआईटी जोधपुर में सर प्रायोरिटी दी जाएगी पहले? नहीं बेटा, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल काउंसलिंग है, इसमें स्टेट कोटा नहीं होता है, ऑल इंडिया बेस्ड है। ऑल इंडिया बेस्ड। और सर एमएनआईटी जयपुर में नहीं, प्रायोरिटी उसमें भी नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो भी अब एनआईटीज के थ्रू, मेन के थ्रू हो गया, अब राजस्थान के थ्रू नहीं रहा है वो एमएनआईटी, इसलिए अब उसमें भी नहीं होगी। स्टेट कोटा से भी तो होता है सर? वो रैंक पे डिपेंड करेगा बेटा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा एनआईटी में शायद स्टेट कोटा पर है। आपने अभी कहा कि मेन में मेरी अच्छी नहीं है शायद, ऐसा हाँ, कुछ तो कहा एडवांस के थ्रू तो आप आईआईटी में ही अपीयर कर पाओगे बेटा। आपने अभी मेन के लिए कहा था ना कि मेन में मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो उस बेसिस पे स्टेट कोटा में मुश्किल होगा। पता कब चल सकता है कि आईआईटी मिलेगा या नहीं? मॉक राउंड से आपको आइडिया लग जाएगा ना काफी हद तक। आप 50 ऑप्शंस भरिए जो आपके आसपास के क्लोजिंग रैंक के, और मॉक राउंड के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉक में मिल रहा है तो वो आगे नहीं मिले, या मॉक में नहीं मिल रहा है तो आगे मिले, क्योंकि मॉक के बाद कई बच्चे चेंज करेंगे अपना ऑर्डर, तो जो नहीं मिल रहा था वो मिल सकता है और जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल सकता है। ये फाइनल नहीं है मॉक कि भाई ये मिल रहा है तो अब आगे कैसे नहीं मिला, ये सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा कि किसके आसपास मिल सकता है। और बच्चे भी जुड़े हैं, बच्चों आपका कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद जनरल बात भी करेंगे, जनरल टॉक भी करेंगे आप लोगों से। और कोई क्वेश्चन हो काउंसलिंग से रिलेटेड? मुझे लगता है सर काउंसलिंग से तो काफ़ी जवाब आपने दे ही दिए हैं। बिल्कुल, और वही लिस्ट से पे ही बेस्ड है, और सबसे बड़ा अभी तो मॉक ही आपको आइडिया दे पाएगा कि क्या कैसे करना वेदांत है। हाँ, वेदांत कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लेते हैं किसी भी कॉलेज में
किसी भी ब्रांच की लिमिटेड सीट्स हैं, लाइक एग्जांपल के लिए 100 सीट्स हैं, पर मैं जो अपन को मिल रहा है वो अपन ने थोड़ा नीचे रखा है और उसके कंपैरिजन में बाकी बच्चों ने सेम ब्रांच को सेम कॉलेज में प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रखा है। तो क्या ऐसा होता है कि जिसकी प्रेफरेंस ऊपर होगी वो मतलब बच्चे पहले ले लिए जाएंगे? नहीं नहीं वो बेटा, सीट्स- बिल्कुल भी नहीं। तरीका ये होता है कि आपने जैसे आप फर्स्ट रैंक जो आया उसने प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट जो भरा वो अवेलेबल है, कंप्यूटर ने कहा यस अलॉटेड। ऐसे करते करते आपकी रैंक पे पहुँचे, आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो अवेलेबल है क्या? नहीं। सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ यस, तो फोर्थ अलॉट हो जाएगा। आपसे नीचे या ऊपर वाले ने उस कॉलेज को कहाँ भरा है ये मायने नहीं रखता, उसकी रैंक पे अगर अवेलेबल है तो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आपको इससे नहीं प्रभावित होना है कि भाई दूसरे बच्चों ने कैसे ऊपर नीचे भरा है, आपको उस हिसाब से भरना है। जैसा अभी सर ने भी बताया कि जो नहीं मिल सकते हैं वो पहले ऊपर भरो, क्योंकि वो मिल गया, बाय चांस एक सीट अवेलेबल हुई और मिल सकता होगा और आपने उसको नीचे भर दिया तो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया, सभी बच्चे ये एग्जाम्पल सुन लें, आपकी लिस्ट में 100 आपने भरे हैं, कंप्यूटर 1 से ढूंढना शुरू करेगा, आपकी फर्स्ट वाली प्रायोरिटी अवेलेबल है क्या? नहीं। फोर्थ, 10th, 20, 30, 40, 58th अवेलेबल है, 58th इज अलॉटेड टू यू। 58 के आगे क्या भरे हैं वो देखा भी नहीं जाएगा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप डिसाइड करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर पिक करेगा रैंक के अकॉर्डिंग। अगर आपकी रैंक अच्छी है जैसा सर ने बताया तो वो आपकी ब्रांच को वहां से उठा लेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने प्रेफरेंस में पहले भर दिया तो उसको पहले मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिस बेटर रैंक वाले बच्चे ने अगर वो कॉलेज भरी है तो पहले उसी को मिलेगी। तो सर कुछ जनरल बात भी बच्चों से कर ली जाए। बिल्कुल सर। काउंसलिंग से रिलेटेड और भी बच्चों आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग उत्कर्ष आ सकते हैं, आप लोग हम लोगों से बात कर सकते हैं, है ना। तो और भी हम लोग बात आपकी पर्सन टू पर्सन आपके डाउट सारे क्लियर कर लेंगे। तो कुछ जनरल बात भी आप लोगों से कर लेते हैं जो आने वाले आपके जूनियर्स हैं उनको भी फायदा हो। तो कैसे आपने तैयारी की, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, कैसे आपकी जर्नी रही, तो उसके बारे में भी कुछ सर। बिल्कुल सर। तो पहले भाई मैं चाहूँगा क्लासरूम में जो बच्चे थे तो उनसे थोड़ी बात हो जाए फटाफट कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उन्हें लगा टीचर्स के बारे में, कोर्स के बारे में, उत्कर्ष क्लासेस के बारे में। तो क्लासरूम स्टूडेंट्स में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे बच्चों? जो भी बच्चे क्लासरूम में थे भाई, उनमें से भी काफ़ी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? यस, तो बताएं मोहित, आप तो उत्कर्ष ऐप के थ्रू पढ़े हैं बेटा, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने मुझे लगता है जब उत्कर्ष ऐप खरीदा होगा तो कुछ संशय था क्या मन में कि भाई ये ऐप से मेरा हो पाएगा या नहीं? अभी तक भी बहुत बच्चे ये बोलते हैं सर, आज भी एक क्लास में बच्चे बोल रही थी कि सर कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ के थोड़ी ना एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मैंने आप ही लोगों का एग्जाम्पल आज ही दिया है कि हमारे बच्चे उत्कर्ष ऐप से पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के जेई एडवांस तक क्लियर कर लिया है, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है इंडिया का। तो नीट या दूसरा एग्जाम क्यों नहीं निकल सकता है? तो क्या कहना चाहते हो मोहित इस बारे में? यस सर, सर आसानी से निकाल सकते हैं ऑनलाइन से भी। फर्स्ट टाइम तो मेरे को ऐसा लगा कि ऑनलाइन से कुछ नहीं होता होगा, पर मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया तो सर मुझे लगा कि सब हो सकता है। सर मैंने 12th से ही कोर्स ले लिया था उत्कर्ष का, 12th में स्कूलिंग कोर्स लिया था, तो वो फ्री में मिल रहा था तब मैंने फ्री में लिया और फिर देखा तो धीरे धीरे समझ में आया। तो फिर मैंने साल भर 12th में उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ी और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि अभी IIT का कोर्स ले लेना चाहिए। तो फिर मैंने टारगेट जेई का कोर्स ले लिया और फिर साल भर मेहनत करी पूरी और फिर सिलेक्शन हो गया सर फाइनली। वेरी गुड बेटा। तो आपने सिर्फ उत्कर्ष ऐप से ही पढ़ा है या आपने और भी कोई कोर्स या कहीं से कुछ पढ़ा है? नहीं सर, मैंने ओनली फॉर उत्कर्ष ऐप से ही पढ़ा है। और सर जो ये ई बुक होती थी वो मैं ऑफलाइन निकलवाता था सर यहाँ से। मतलब जो बच्चा जो है ऐप में सर अपनी सॉफ्ट कॉपी रहती थी उसके सारे प्रिंट आउट निकाल के और उसको ऑफलाइन के बच्चों की तरह उसको एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करके। बिल्कुल, सभी बच्चे ये बात नोट करें कि ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उत्कर्ष ऐप से ही पढ़ा हूँ और कहीं से किसी भी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली, कहीं हेल्प नहीं मिली, पर उत्कर्ष ऐप से पढ़ के भी आज ये बच्चे ने जेई एडवांस क्लियर किया है। और ई बुक से कई बच्चों को लगता है कि भाई ऑनलाइन पढ़ने में, मोबाइल पे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो छोड़ ही देते हैं कि भाई नहीं हो रहा है। पर इस बच्चे ने छोड़ा नहीं, उसको सारे प्रिंट्स निकलवा के
कि मुझे सॉल्व तो करने हैं सारे क्वेश्चंस, नहीं तो मैं अच्छा कैसे होऊंगा, परफेक्ट कैसे होऊंगा। तो वो इन्होंने खुद किया है। बहुत ही बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आपने प्रिंट करके भी, कि भाई ऐसा नहीं है कि अब कौन करे या नहीं हो रहा है या क्या करें, तो प्रिंट करके अपने सॉल्यूशंस खुद आपने निकाल लिए भाई, और उसको क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते रहे। तो मोहित जी आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आप हो। वैसे 2 दिन पहले मोहित उत्कर्ष भी सर अपने काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प लेने के लिए आए थे, तो कहाँ से हो, थोड़ा सा ये सब बताएं। सर मैं जयपुर से हूँ, जयपुर फुलेरा में भी रह रहा हूँ। वैसे सर मैं जमवारामगढ़ तहसील है मेरी, गाँव खराना, जयपुर से हूँ सर। अच्छा, आपकी स्कूलिंग वगैरह भी सारी जयपुर से हुई है? हाँ सर, अभी यहाँ फुलेरा ही करी थी, 12th तो गवर्नमेंट स्कूल से ही करी है सर मैंने। 11th 12th दोनों गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ सर यहाँ पर, और हिंदी मीडियम से हूँ सर। तो भाई हिंदी मीडियम से हैं, पर जैसा इन्होंने कहा कि उत्कर्ष ऐप से 12th भी इन्होंने पढ़ाई की और फिर टारगेट बैच लेके टारगेट भी बना लिया जेईई एडवांस का और उसे हासिल भी कर लिया। तो वेल डन मोहित। तभी तो कहते हैं कि भाई नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो आपने अपने को खुद को सही दिशा में ओरिएंट कर लिया और उससे आप लक्ष्य पर पहुंच भी गए। वेरी वेल डन मोहित, बधाई के पात्र हैं आप। और भी कोई बच्चा अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करना बादल चाहे? भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो बादल भी जहाँ तक मुझे ध्यान है ऑनलाइन ही हमारे साथ जुड़े थे और ऐप के थ्रू ही कोर्स कर रहे थे। तो बताएं बादल। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर। और जैसा आपने कहा कि आप भी उत्कर्ष ऐप के थ्रू ही पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐप से पढ़ने में ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ऑफलाइन से ही होता है, ऐप से तो कुछ नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा? नहीं सर, ऐसी कोई वो नहीं थी सर, क्योंकि सर आप और सर केमिस्ट्री मैथ वाले सर ऑनलाइन वाले बच्चों से सर इतना इंटरेक्शन करते थे कि उनको लगता ही नहीं था कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। मतलब बच्चों को ऐसा ही लगता था सर जैसे कि क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो इन्होंने, बादल ने कहा कि भाई ऑफलाइन की कोई ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन पढ़ के भी वही फील होता था, वही मज़ा आता था कि जैसे हम क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। और वैसे ही आपके डाउट्स भी क्लियर होते थे बादल। जैसे आपको कोई डाउट आया, ऑनलाइन वाले बच्चों को कई बार लगता है कि हमारे डाउट्स का क्या होगा, कैसे क्लियर होंगे, तो इस बारे में बताएं। और कोई डाउट सर क्लियर होता था सर, जैसे ही मैं पोस्ट कमेंट करता था तो सर देख लेते उसी कमेंट को, तो सर बता देते, उसी क्वेश्चन को बता देते कि ऐसा ऐसे होगा। तो उत्कर्ष क्लासेस का ये बहुत ही बड़ा फीचर है सर कि बच्चों से इंटरैक्टिव जो चलता है क्लासेस ऑनलाइन में, तो डाउट्स भी लाइव दिखते हैं और रियल टाइम में उनका सॉल्यूशन भी बच्चों को मिल जाता है। यस सर। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहते हैं भाई? विनोद। प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद विनोद, बताएं। सर मुझे पता नहीं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं अभी सोच रहा भी था कि वो 2 बच्चे बोल रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूँ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला कि क्या बोलना है। अब मैं आपसे बोलना स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट कर ही दिया। सर मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने जब जेईई मेंस में 98.45 परसेंटाइल अचीव किए थे, तब भी मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ जिंदगी में किया है। IITN जब मतलब मेरी अच्छी रैंक के साथ मैं IITN बन भी गया, मतलब अब तो IITN बन ही जाऊंगा, तो उसके बाद में नहीं लगा मैंने कुछ किया। लेकिन जब आपसे मिला ना, स्पेशली आप दोनों सर से मिला, तब मुझे लगा कि मैंने कुछ जिंदगी में किया है सर। क्या बात है। तो आपको बहुत बड़ी बात आपने कही बेटा, बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन ये आप, मैं सच कहूँ तो आप अब खुद से मिल लिए हो, आपकी जो मेहनत है वो आपको यहाँ तक ले आई है। तो वास्तव में अब आप खुद से मिल लिए हो और इसलिए अब आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया है। हम लोग तो सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं बेटा, पूरा क्रेडिट इसका आपका खुद का है, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी का ही ये परिणाम मिला है आपको। सर मैंने ना जो मतलब पूरे साल भर है ना, जो आपसे मतलब आपके जो क्लीन बोल्ड करने का तरीका था ना, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको उस टाइम पे तो नहीं बता सकता था कि मुझे कितना अच्छा लगा। आपको बताया करता था कि सर मेरे ये डाउट हैं, आप वो भी पूरे है ना जो सोल्व कर दिया करते थे। DIV सर भी सोल्व कर दिया करते थे, और भी सारे सर है ना, जितेंद्र सर, रौनक सर, महेश सर, भट्टी सर, सब सोल्व कर दिया करते थे। लेकिन स्पेशली आपकी बात बता रहा हूँ, अब वो और टीचर बुरा नहीं मानी, लेकिन मैं स्पेशली आपकी बात बता रहा हूँ कि आप जो ट्यूशन कराते थे ना, इतने अच्छे तरीके से कराते थे कि
वो क्वेश्चन है ना जो मैं अभी तक भूल भी नहीं पाया हूँ। वो सारे क्वेश्चन आपने क्या जो बात कॉपी में कराए ना, वो सारे क्वेश्चन याद है। नोट्स आई बोल उनके कंसेप्ट याद नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन याद रहते थे एज इट इज उनके आंसर। क्योंकि आप जो हम आंसर निकालते थे ना, तो हमारे आंसर गलत आते थे मैक्सिमम क्वेश्चन के, क्योंकि आप क्वेश्चन ट्रिकी देते थे, इजी देते थे, लेकिन ट्रिकी था क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है ना इतने अच्छे लगे मुझे कि उनका फायदा जेईई मेंस में स्पेशली मुझे बहुत हुआ, और एडवांस में तो खासकर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उनका भी जो आप मेथड बताते हैं ना वो एडवांस में काम है। और मेरे एडवांस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, आपकी वजह से सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये आप ही के कारण आए हैं, आपको मुझे थैंक करने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो नहीं सर, खुद टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं तो मानता हूँ इस बात को, चाहे कोई माने नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सर जयपुर शाहपुरा, अच्छा, जयपुर विराटनगर से। तहसील। मुझे याद आ रहा है विनोद की बीच में आपका कहीं अनुप्रति योजना में हो गया था, तो आप चले भी गए थे छोड़ के, और फिर आप वापस आ गए थे उत्कर्ष क्लासेस में। तो अब आप खुश हो कि आप उत्कर्ष क्लासेस के साथ ही रहे? हाँ सर, मैं 6 दिन के लिए गया था। अब 6 दिन में कौन कितना पढ़ा सकता है। मैंने लास्ट अगस्त में है ना जो 4th अटेम्प्ट देने के बाद ज्वाइन किया था उत्कर्ष, और पूरे साल है ना मतलब आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया था, मतलब मार्च एंड तक, मार्च मिड तक करा दिया था पूरा सिलेबस। तो वहां तक मैं आपके साथ रहा था। उसके बाद में मैंने आप क्लासेस तो चली थी, मतलब मैथमेटिक्स की चली थी, और केमिस्ट्री की पॉलीमर वोलीमर लास्ट वो जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक आते हैं उनकी चली थी, वहां पे तक भी लिया था। उसके बाद मैंने एडवांस के जो कोर्स उपलब्ध कर दिया गया था, फिर उसके लेक्चर लिए थे मैंने। और क्या होता है कि जब ये मतलब मेरे मन के अंदर है ना जो एक डर था एग्जाम का, अब उस एग्जाम के डर के कारण है ना जो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना वो बिगड़ गया था, मतलब 94.64% आए। उसके बाद में मैंने एनालिसिस किया तो मुझे सारे क्वेश्चन है ना फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो सारे क्वेश्चन है ना मैथमेटिक्स के भी, मतलब जो नोट्स समझे करा कितना आपने नोट्सों में, जैसे आपने इंटीग्रेशन करा रखा था आपने, मुझे तो याद है कि आपने गाउसेस लॉ में आपने जितना पढ़ाया था ना उससे बाहर एडवांस में भी नहीं गया। रियलिटी बता रहा हूँ सर, एक क्वेश्चन आया था वो मतलब कोन वाला, और एक उसके अंदर है ना जो सर्कुलर हेमिस्फीयर रखा था, तो आपने बताया था कि हेमिस्फीयर से है ना जो सिग्मा Q/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, डायरेक्ट इतना ही फ्लक्स पास करता है, उसके अंदर कोई अगर चार्ज रख दिया जाए, तो मेरे डायरेक्ट याद था। तो मैंने उसको है ना जो Q/ε0 से माइनस करके और वहां से डायरेक्ट आंसर निकाल के उसका आंसर है जो 6 इंटीजर मार्केट का है, और मेरा क्वेश्चन सही था। आपकी वजह से आपके नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया एडवांस में भी सर। वेरी गुड बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के। तो जैसा विनोद बता रहे हैं बच्चों, देखिए कि सभी बच्चों को ये डर रहता है एग्ज़ाम का, और डर के कारण ही पेपर ख़राब हो जाता है। तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उस डर के कारण ख़राब हो गया, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है। तो इन्होंने उससे सबक लिया और सेकंड अटेम्प्ट भी बहुत शानदार किया, और उसके बाद उससे बहुत आगे बढ़ के जेईई एडवांस भी शानदार तरीके से क्लियर किया है। तो वेरी वेल डन विनोद, बहुत ही शानदार। आपने अपनी मानसिकता को दृढ़ रखा, स्ट्रांग रखा, खुद को डिसअपॉइंट नहीं होने दिया फर्स्ट जेईई मेन के बाद भी। ये सभी बच्चों के लिए लेसन है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट कभी किसी कारणवश बिगड़ भी जाए तो देखो ये उदाहरण है आपके सामने कि आगे बढ़ के निराश न होकर और आगे बढ़ के सेकेंड अटेम्प्ट को और बेहतर और एडवांस और भी शानदार तरीके से इन्होंने क्लियर किया है। विनोद, आपने सभी जो उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन टेस्ट है वो भी शायद दिए थे सारे टेस्ट? हाँ सर, मेरे दिए थे ना, पूरे टेस्ट दिए थे। बहुत ही अच्छी बात कही है। तो बेटा हाँ। इस मंच पे ये भी बच्चों को बताओ कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। जो उत्कर्ष में रेगुलरली होते हैं बेटा, टेस्ट सारे रेगुलर होते रहते हैं? हाँ सर, तो उसकी पे होते थे वीकली। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? वो देने चाहिए या नहीं दें तो चलता है, या कैसा लग रहा है आपको? ऐसा तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि टेस्ट नहीं दे, क्योंकि टेस्ट नहीं देना मतलब वही बात हो जाता है कि हम मैंने जो अपनी 100% नहीं दे रहे प्रिपरेशन में ही। हम एग्जाम में तो 100% क्या देंगे जब अपनी मतलब अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं करें। टेस्ट है ना जो मतलब जो भी सक्सेस मिलती है ना वो एक फैक्टर से नहीं मिलती, मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे हम सक्सेस के लिए बोलते हैं मेहनत करो, लेकिन एक मेहनती फैक्टर थोड़ी होता है, उसके अलावा हमें सिंसियर भी रहना पड़ता है, पूरे साल डेडिकेट भी रहना पड़ता है। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही अगर आपको मतलब अगर एग्जाम क्रैक करना है ना, तो ये नहीं कि नोट्स ही रट रहे हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ही और नोट्स रट ले तो उससे भी कुछ नहीं होगा, आपको टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। क्योंकि टेस्ट मैंने भी बताया ना कि बहुत सारे फैक्टरों से, उन्हीं फैक्टर्स में एक टेस्ट है। हाँ, टेस्ट में कम 32 नंबर हो सकते हैं,
आपके एडवांस में भी मतलब रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप मेहनत करना सीख जाते हो उससे। तो आप टेस्ट में भी है ना जो वही सीखते हो कि आप मतलब जैसे आपके एक मतलब 300 में से 130 नंबर आए, 131 नंबर आए, 150 में, आप उससे है ना जो कुछ सीखिए, क्योंकि वो टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और जबकि आपके 200 प्लस नंबर आ गए तो वो आपको इतना नहीं सिखाएगा जितना कि आपको 130 वाला पेपर सिखा सकता है। तो हमेशा इस एटीट्यूड से रहना है कि हमें सीखना है बस हर चीज से, और टेस्ट सबसे ज्यादा सिखाएगा, नहीं कि नोट्स, नहीं कि प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बातें बोली। बिल्कुल, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये आपने सिद्ध कर दिया है। तो देखिए सभी बच्चे ये ध्यान दें कि ये कह रहे हैं कि टेस्ट के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, और आपकी मेहनत ही 100% नहीं हो रही है अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो। कई बच्चे इसीलिए घबरा जाते हैं कि नंबर कम आ जाएंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि नंबर कम आए तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ज्यादा सीखने को मिलेगा। टेस्ट तो होते ही इसीलिए होते हैं, बिल्कुल ठीक सर, कि सीखने को सीखते मिले, रहे। जो गलतियां की है वो सारी दूर हो, नेक्स्ट टेस्ट में वो रिपीट नहीं हो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है बेटा। शुभांशी भी कुछ कहना चाह रही है। वेरी वेल डन विनोद, इसी सोच को कायम रखिए और ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। विनोद कुछ और बोलना चाह रहा है क्या? हाँ सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब मतलब केमिस्ट्री में ना मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे जीओसी तक तो महेश सर ने पढ़ाया, फिर हाइड्रोकार्बन महेश सर ने पढ़ाया, वहां तक तो मुझे समझ में आ गया था। लेकिन जब डीआईवी सर उसके बाद ही आए थे, इससे पहले तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन उसके बाद में डीआईवी सर के जो भी हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ मैंने आप सिलेबस में बीच में ज्वाइन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने वो पढ़ाया ना, उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं जेईई मेंस में ना इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। उस एक मतलब जेईई एडवांस के लिए मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की थी, वही थोड़ी श्योर प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो ज्यादा काम आती है एडवांस में। तो मैंने आपके नोट्स पढ़ के गया था रिवीजन के अंदर, मतलब आपके नोट्स पढ़ाए हुए थे, वैसे मैंने आपके नोट्स बनाए थे पूरे। तो आपके नोट्स से बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि आप जो लिखाते हो ना, मतलब मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, कुछ चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे पढ़े थे जो मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन वहां से भी मुझे इतना क्लियरिफिकेशन नहीं मिला, याद नहीं होता था। समझ में सब कुछ आता था लेकिन याद नहीं होता थी ऑर्गेनिक। लेकिन आपके नोट्स से मैंने पढ़ी ना, मतलब आपसे पहले पढ़ ली थी मैंने, मतलब आप पढ़ाने आए थे ना, उससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली थी। लेकिन वो तो देखिए भाई, इन्होंने क्या कहा है कि YouTube से भी मैंने पढ़ लिया, सब तरह से पढ़ के देख लिया, लेकिन उत्कर्ष क्लासेस में दिनेश सर ने जो पढ़ाया वो एज इट इज़ याद होता गया। नोट्स की जगह है, लेकिन पढ़ाते ही याद हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा भाई कि दिनेश सर के आने से आपको फ़ायदा हुआ, सब बच्चों को फ़ायदा हुआ, पर उससे सबसे ज़्यादा उत्कर्ष क्लासेस को हम सबको भी फ़ायदा हुआ। हमें भी इनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है, और ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, नीट के भी इतने शानदार रिज़ल्ट्स, 4th रैंक आई है ऑल इंडिया में, और जेईई एडवांस में इतने सारे सिलेक्शंस, ये सब इन्हीं के कारण ही बिलीव मी बच्चों हो पाया है। क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है वो हम सब के साथ शेयर हुआ, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में क्या करना चाहिए, तो ये सब सर के कारण ही हो पाया है भाई। सर ये तो सभी उत्कर्ष परिवार का खैर आपका बड़प्पन है, बाकी टीम वर्क है, सभी हम लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। बिल्कुल टीम वर्क है, पर एक टीम लीडर सबसे काबिल हो तो टीम वर्क का मजा अलग ही हो जाता है ना भाई। तो शुभांशी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? यस सर, मुझे जो मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लगा वो ये था कि सर मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। जैसे कि हमने ऑफलाइन मतलब मेरा क्लासरूम प्रोग्राम ही था, बट 11th में कोविड पैंडेमिक की वजह से मतलब 11th में सब चीज़ें ऑनलाइन थी, बट सर स्टिल मतलब आप टीचर्स को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। और फिर जब ऑफलाइन की कोचिंग जब रिज्यूम हुई सर, तब भी मतलब क्लास के बाद भी ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 घंटे की मैंने डाउट क्लास ले रखी है। तो सर मतलब MKR सर, जयंत सर, DIV सर, और सर मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे और डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो जाते थे। बहुत ही बड़ी बात कही है। देखो इन्होंने कि डाउट्स क्लियर करना भी ज़रूरी है। आप बच्चों पढ़ तो रहे हो, लेकिन अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो शुभांशी, वेरी वेल डन कि आपने यू मेड श्योर कि आई नीड टू क्लियर माई डाउट्स नो मैटर वॉट। और ये सबको ही होना चाहिए कि भाई मेरे डाउट्स तो मुझे क्लियर करने हैं। ये कह रही है मैंने 2-2 घंटे भी डाउट्स उसके बाद क्लियर किए हैं, क्योंकि डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और उत्कर्ष क्लासेस के टीचर्स भी डाउट सॉल्व करने में हिचकते नहीं हैं। तो जैसा आपने बताया कि सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे से डाउट्स भी क्लियर किए हैं, उसके लिए भी टाइम पूरा दिया है।
बिल्कुल सर, जैसे 1:30 क्लासेस ऑफ रहती है तो टीचर सब डाउट बताते हैं, या 7:30 के बाद भी जो बच्चे जो है डाउट पूछने आ जाते हैं तो सभी जो है टीचर्स अच्छे से बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। तो ये बच्चे समझ भी रहे हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों के लिए डिवोट करते हैं, हमारे डाउट क्लियर करते हैं। तो डाउट क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया शुभांशी। यस सर। हाँ सर तन्वी। मुझे काउंसलिंग रिलेटेड एक डाउट है। हाँ बताएं। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जैसे आज हमें 8 बजे तक चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन है एंड देन कल फर्स्ट मतलब एलोकेशन मॉक एलोकेशन होगा, तो मतलब मॉक एलोकेशन के बाद हम एडिट तो कर सकेंगे अपनी प्रेफरेंसेस, बट हम और कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं क्या कल? बिल्कुल बिल्कुल के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं। मॉक के बाद आप पूरा नए सिरे से भी फिल कर सकते हैं। तो मतलब ऐड भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल। बेटा आप वीडियो ऑन करें अगर पॉसिबल है आपके लिए। सर एक्चुअली लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है एंड कैमरा से। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो मॉक के बाद भी बेटा इट इज़ एज गुड एज अ न्यू एलोकेशन, मतलब आपकी तरफ से या न्यू प्रेफरेंस लिस्ट आप बना सकते हो। मॉक सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आपको ये समझ में आए कि मैंने जो भरा है इसमें क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। आपको लगता है कि भाई मैंने फर्स्ट 10 जो भरी हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब फार फेज्ड है, पॉसिबल ही नहीं है, तो यू कैन रिमूव देम, यू कैन ऐड न्यू, यू कैन डिलीट अर्लियर वंस, you can change the order of the existing ones, whatever you want you can do. It is as good as a fresh clean slate. ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आप में से बच्चों, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है अपना? हाँ, बादल वापस कुछ बोलना चाह रहे हैं लगता है। हाँ बादल। सर काउंसलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर जैसे मेरी 1432 रैंक है, तो सर इसे बीच में से भी कोई कॉलेज मिल सकता है? सर 3000 क्वालिफाई होते हैं एसटी के कैंडिडेट्स, तो सर ऐसे 1400 से और 1600 को बीच में सर 1500 में कोई किसी को कॉलेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था कि सर ने बार बार कहा कि आप लास्ट ईयर का पता करो, अगर उस पर नहीं भी मिला है तो भी, जैसे लास्ट ईयर अगर 1200 तक मिला है तो भी 1400 तक जा सकता है, लास्ट ईयर 1320 गया तो भी 1400 तक जा सकता है। तो आपके 1000 से लेके, मैं कहूँगा 1000 भी नहीं, 800 से लेके 1400 तक के बीच में जो आपकी रैंक पे अवेलेबल हैं वो सारे भर दो, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब कौन सा कॉलेज आपको अवेलेबल हो जाए। इतने चेंजेस हर साल होते हैं, इतनी सीट्स बढ़ती हैं, इतनी ब्रांचेज आती हैं, कब बच्चों का रुझान किस ब्रांच की तरफ हो जाए और वो कौन सी ब्रांच छोड़ दें कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई बच्चा बात करना चाह रहा है? सर मैं ऐसे बोल रहा था कि वो आपका जो ऑर्गेनिक का एक पेज दिया था ना आपने, हाँ 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 हाँ, उसने स्पेशली जेईई मेंस में बहुत हेल्प की सर, उसके लिए आपको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। अरे थैंक यू। बिल्कुल, उसमें सारी सर, रिएक्शंस है। उसमें बहुत मतलब मेहनत गई होगी आपकी बनाने में, ऐसे थोड़ी बना हुआ है इतना बड़ा पेज, इतनी पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन से एक ही पेज में, बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू। जेईई मेंस में बहुत ज्यादा काम आया। थैंक यू बेटा, मतलब थैंक यू। इस जो क्वेश्चन सीक्वेंस के आते हैं ना, आए भी थे वो क्वेश्चन उनमें बहुत हेल्प। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के मुंह से तो निकला हुआ एक एक शब्द ही मोती की तरह है भाई, जिसको आप सहेज लोगे तो हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वेदांत, आपसे भी हम जानना चाहते हैं बेटा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? काउंसलिंग रिलेटेड बात तो आपने कर ली है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी आप बताएं ताकि सभी बच्चों को उससे बेनिफिट हो सके। सर एक्सपीरियंस तो जैसा सभी का रहा है वैसा ही रहा है। वीडियो ऑन सभी करें बेटा टीच- प्लीज, ताकि आप को देख भी पाएं, ये देखेंगे वीडियो। वेदांत शायद घर से बाहर है, कोई बात नहीं, जहाँ भी हो। यस सर। मुंबई घूम रहे हो? नहीं सर, दिल्ली, सॉरी। यस सर। हाँ बेटा। तो सर जैसा सभी का एक्सपीरियंस रहा है वैसा ही एक्सपीरियंस रहा था। सभी टीचर्स से फुल सपोर्ट मिला है, लाइक 100% ही कह सकते हैं इसे। एंड कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोचिंग जा रहे हैं, ऐसे ही लगता था कि दूसरा घर ही है अपना। और डीएवी सर को तो पता भी है, मतलब लगभग पूरा दिन ही कोचिंग में बीतता था हमारा। और सर मतलब कभी लगा ही नहीं कि अपन इतने हार्ड या टफ पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा से ऐसे ही लगा कि पढ़ाई में मतलब मज़ा आता रहा, तो कभी लगा ही नहीं कि कोई टेंशन कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है इस पेपर के लिए भी। और ये सब टीचर्स की गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, उनके नोट्स वगैरह, पढ़ाने का तरीका स्पेशली, सब
इन सब ने जो मतलब हेल्प की है, बाकी सब इन 2 सालों में कभी लगा ही नहीं कि इस पेपर का स्ट्रेस भी लेना होता है या मतलब कोई टेंशन भी लेनी होती है। सर बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, तो सर मतलब आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। बिल्कुल, वेदांत ने सर सही बात कही है कि अगर ये बच्चे मिलकर एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दें, और टीचर्स भी खैर अपने उत्कर्ष के तो खैर ऐसे ही हैं कि वो एटमॉस्फेयर ऐसा ही रखते हैं कि बच्चों को प्रेशर फील हो ही नहीं, पर ये बच्चे भी आपस में मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे कि उन्हें लगता ही नहीं कि हम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने कही वेदांत कि स्ट्रेस तो कभी लिया ही नहीं, और प्रॉबेबली वही की है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं और इतनी अच्छी रैंक ला पाए हैं। तो सभी बच्चों के लिए सीखने की बात है कि भाई स्ट्रेस या टेंशन से नुकसान ही होगा। जैसा इन्होंने कहा कि हम तैयारी तो करते रहे और आगे बढ़ते भी रहे, बट ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ परेशानी या टेंशन की बात है, और अपना रिलैक्स मोड में, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में करते रहे। तो जैसा सर ने कहा, उत्कर्ष क्लासेस का तो एटमॉस्फेयर ही इतना एम्बियंट है कि बच्चों को मज़ा आता है और दूसरे घर की तरह लगेगा, तो वैसा ही अपना रिलैक्स मोड में आप पढ़ते भी रहेंगे। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस वेदांत, कांग्रेचुलेशंस से सर मेरी बात हुई थी तो ये बोल रहा था कि सर मेरी इसको रैंक थोड़ा और ऊपर आने की एक्सपेक्टेशन थी, पर ये बोल रहा था कि सर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, जो पेपर में था वो सब कुछ मेरे को आता था, मैं वहाँ हो सकता है कि थोड़ा 19-20 मैंने कर दिया हो, पर मेरे को इसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरी रैंक थोड़ी सी नीचे रह गई। क्यों वेदांत? बिल्कुल सर, अमेजिंग बेटा, अमेजिंग सोच है ये कि मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं बट लर्निंग तो मैंने पूरी कर ली है, एंड जो मैंने सीख लिया है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। इवन आईआईटी के टॉपर्स भी कहते हैं कि भाई जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मंजिल पे तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्ते का आया है, और जो माइलस्टोन्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग हैं एज़ कम्पेयर टू रीचिंग द टारगेट। तो ये बहुत ही शानदार आपकी सोच है, आगे भी इसी सोच को कायम रखिए, इट विल टेक यू प्लेसेस। वेदांत, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या करना चाह रहे हो, मतलब क्या ड्रीम है आपका, क्या जीवन में करना चाहते हो, उसके बारे में सबको बताएं। सर एज सच ड्रीम नहीं है, बट एक लाइक इच्छा है, ऐसा कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिकली नेचर से रिलेटेड और नेचर की वर्किंग से रिलेटेड, जो सर साइंस सब्जेक्ट लेने का पर्पस या मोटो कह सकते हैं यही था मेरा, कि उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना और उनके बारे में जानना। सर वही चीज़ है मतलब जो बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। लाइक पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई को उस लेवल पर ले जाना और उस तरीके से पढ़ना जैसा आपने पढ़ाया भी, कि आप हर एक चीज़ में उस चीज़ को देख सको, आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सको जो भी आपने पढ़ा है उससे। सर मतलब बेसिकली यही है कि पढ़ाई में हमेशा एंजॉयमेंट रहना चाहिए। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड वेदांत, बहुत बड़ी बात आपने कही कि वे जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, या जैसा मैं कहता हूँ कि हम आईआईटी क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते इसलिए हैं कि हम सीखना चाहते हैं, और जब सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम तो सारे अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। वंडरफुल थॉट। तो बहुत मज़ा आया सर बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा बच्चों आप लोगों से बात करके, और काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, और भी अभी तो लंबा चलना ही है काउंसलिंग वाला प्रोसेस, तो कोई भी समस्या आपको आ रही हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी डाउट हो आपका, तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा सभी बच्चों से बात करके, सर आनंद आ गया, सभी के चेहरे खिले थे आज की, और इनसे ज़्यादा तो हमारे चेहरे खिले थे देख कर कि ये इतने सफल हो गए हैं, और जो इन्होंने मेहनत की है वो परवान चढ़ गई है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सर। और बाकी बच्चों के लिए भी बहुत इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई है, तो वो बाकी बच्चे भी इसका ध्यान रखेंगे तो वो भी डेफिनेटली इस मुकाम पे पहुंचेंगे, एंड आई एम श्योर कि अगले साल उन बच्चों के साथ भी हम ऐसे ही मिल पाएंगे। और बच्चे भी देखे ना सर, बच्चे भी जो है कोई फॉर्म में था, कोई मार्केट में घूम रहा है, फिर भी बच्चे जो है सभी लोग बच्चे जुड़े हैं। बच्चों का प्यार ही है सर जो उनको हमसे जोड़ता है और हमें भी उनसे जोड़ता है। तो एक कविता है सर। बिल्कुल सर। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे,
अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। क्या बात है। तो बच्चों इसी फीलिंग के साथ आप पढ़ते रहे। जो अब आगे अगले सेशन में एग्ज़ाम देंगे, जो भी एग्ज़ाम आप दें, तो इन बच्चों ने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे ही तो एक्सपीरियंस इसी को तो कहते हैं कि इन्होंने जो जो सीखा है, जो इनकी कमियां रहीं उससे भी हम सीख सकते हैं, जो इन्होंने फॉलो करके पाथ अचीव, टारगेट अचीव किया है, उस पाथ पे हम भी चल सकते हैं और अपनी तरफ से अपने वेरिएशंस, अपने इनपुट्स लगाएं ताकि वो आपको बेस्ट टारगेट अचीव करवाएंगे ही।